बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बायोलॉजी को बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उनमें से चंद एक ब्रांचेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में भी हम बायोलॉजी की कुछ मजीद ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक सेल को अगर आप देखें तो एक सेल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ऑर्गेनेल्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनेल्स बहुत से मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह ज़्यादा अहम है। इन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच बनाई गई है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कुछ भी है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट बनाते हैं उसको ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट कहा जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें एक इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है। तो इन्वायरमेंट की ये जो स्टडी है इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्टडी में एक और चीज भी है जिस पे फोकस किया जाता है, वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत इंसान का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को अपने मुताबिक मॉडिफाई करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए इंसान ने अपनी रिहाइशगाहें बनाने के लिए, कॉलोनियाँ बनाने के लिए जंगलात का खात्मा कर दिया है, कारखाने लगा रहा है। तो इंसान की इन सारी एक्टिविटीज़ के नतीजे में इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से मुतासर हो रहा है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ह्यूमन की इन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी डिटेल में स्टडी किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही क्यों देखा जा सकता है? उसकी वजह यह है कि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। These are very small in size, so these can be seen only in microscope. इनके एग्जांपल्स
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, कमलजी, फंजाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साथ में बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ तरीकों से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर भी करते हैं, इसलिए इनकी स्टडी के लिए बायोलॉजी की ये ब्रांच बनाई गई है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और इसी तरह बायोलॉजी की एक और ब्रांच है जिसे कहा जाता है मेरीन बायोलॉजी। हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाटर मौजूद है और ये वाटर दो टाइप का होता है। वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ, एक टाइप को कहते हैं मेरीन वाटर और दूसरी टाइप को कहा जाता है फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर, इट इज प्रेजेंट इन सीज, ओशंस, और फ्रेश वाटर इट इज प्रेजेंट इन लैंड। Marine water, it makes about 75% of planet Earth। खुश्की के ऊपर जो पानी मौजूद है उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, इवन रेन वाटर वगैरह वगैरह। ये सारे फ्रेश वाटर की एग्जांपल्स हैं। मेरीन वाटर, इसमें साल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ साल्ट्स इतना ज़्यादा होता है कि हम इसको पी नहीं सकते। और फ्रेश वाटर, इसमें मेरीन वाटर के मुकाबले में कम साल्ट्स होते हैं, लो साल्ट्स। फिर मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर में एक और डिफरेंस है, वो ये कि मेरीन वाटर के जो सोर्सेज हैं यानी सीज एंड ओशन, ये परमानेंट है, परमानेंट सोर्सेज। और इसके जो सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, दीज आर टेम्परेरी सोर्सेज। रिवर्स, कैनाल, स्ट्रीम्स, रेन वाटर वगैरह ये टेम्परेरी सोर्सेज हैं, ये मुश्किल नहीं है। जैसे कि रिवर्स, इनमें पानी खुश्क भी हो सकता है, कई सारे दरिया तो ऐसे भी हैं जो माजी मौजूद थे और अब उनका नामो निशान भी नहीं है। तो इस तरह फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं ये टेम्परेरी होते हैं। अब मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स आगे बार बार यूज़ होनी है। अब हम आते हैं वापस फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मरीन बायोलॉजी की तरफ। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसमें फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर। और फिर लाइफ की स्टडी के साथ साथ फ्रेश वाटर की प्रॉपर्टीज़ को भी बायोलॉजी की इस ब्रांच में डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। और क्या स्टडी किया जाता है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर। अब किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस की मदद से डिटेक्ट करते हैं, जैसे किसी चीज़ का रंग,
जायका, खुशबू, उसका सॉलिड या लिक्विड होना वगैरह वगैरह, ये एक चीज़ की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हम अपनी सेंसेस की मदद से डिटेक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है। तो फ्रेश वाटर की जब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इसमें फिज़िकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाता है। मेरीन बायोलॉजी में मेरीन वाटर के अंदर जो लाइफ है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इन मेरीन वाटर। और जिस तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह मेरीन बायोलॉजी में मेरीन वाटर की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरीन वाटर। पैरासाइटोलॉजी, it is study of parasites। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, इवन अपनी रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जानदारों को जो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे जानदारों को पैरासाइट्स कहा जाता है। जैसा कि लाइसिस जुएं, इसी तरह नीमाटोड्स, इस तरह फ्लैट वर्म्स। ये नीमाटोड्स और फ्लैट वर्म्स ये वो कीड़े हैं जो बच्चों के पेट में पड़ जाते हैं और बच्चों का खून चूसते हैं, ये भी पैरासाइट्स होते हैं। तो इस तरह बहुत से जानदार ऐसे हैं जो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे जानदारों को पैरासाइट्स कहा जाता है। और पैरासाइट्स की जो स्टडी है, इसमें पैरासाइट्स के बारे में क्या क्या स्टडी किया जाता है। इट इंक्लूड्स नंबर 1 लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पैरासाइट। एक पैरासाइट की पूरी लाइफ हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किया जाता है। नंबर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वो जानदार जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है और उसे अपनी खुराक वगैरह हासिल करता है उसको होस्ट कहा जाता है। मोड कहते हैं तरीकाकार को और ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये देखा जाता है कि एक पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी में कैसे मुंतकिल हो जाता है। तीसरी चीज़ जो पैरासाइटोलॉजी में स्टडी की जाती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट। एक पैरासाइट की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती है। और चौथी चीज़ जिस पे पैरासाइटोलॉजी में फोकस किया जाता है वो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, यानी खुराक के लिए है, शेल्टर के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए है, या इन सारे मकासद के लिए। तो पैरासाइटोलॉजी में इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बायोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ मैन। इसमें इंसान की डिटेल्ड बायोलॉजी का स्टडी की जाती है। इसमें ये देखा जाता है इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ नंबर 1 फॉर्म, यानी मॉर्फोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया जाता है। स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी को देखा जाता है। फंक्शंस यानी ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को स्टडी किया जाता है। सेल्स, सेल बायोलॉजी को देखा जाता है। टिश्यूज यानी हिस्टोलॉजी उसको स्टडी किया जाता है। इन्वायरमेंटल रिलेशंस यानी इकोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया जाता है।
तो इस तरह ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमंस को एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर हर लिहाज से डिटेल में स्टडी किया जाता है। सोशल बायोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों की ये नेचर है कि इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो एक जगह पर कई सारे इंसानों के मिलजुल कर रहने से जो कम्युनिटी तश्कील पाती है उसको सोसाइटी या उर्दू में मुआशरा कहा जाता है। अब सोसाइटी के अंदर इंसान का जो बिहेवियर है उसको सोशल बिहेवियर और उसकी जो लाइफ है उसको कम्युनल लाइफ या सोशल लाइफ कहा जाता है। बायोलॉजी की इस ब्रांच में इंसानों का सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और उनके लाइफस्टाइल को डिटेल में स्टडी किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी की इस ब्रांच में ये देखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको किस तरह इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द बहुत से बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके किस तरह अपने लिए मुफीद चीज़ें बना सकते हैं। इट डील्स विद यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड मैन्युफैक्चर से निकला है जिसका मतलब होता है तैयार करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जो इंसानों के रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बनाती है। सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज यानी खिदमात प्रोवाइड करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उन टेक्निक्स के ज़रिए जानदारों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ़ सिस्टम्स को, उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। मिसाल तौर पर हमारे इर्द गिर्द बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके इंसानियत के लिए बहुत सी मुफीद चीज़ें बनवाई जा रही हैं, जैसा कि बैक्टीरिया से शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन तैयार करवाई जा रही है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए बेकरी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जैसा कि अल्कोहल, ब्रेड वगैरह तैयार करवाई जाती हैं। तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो इंसानी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। ये था बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।